Assalamualaikum. Welcome to GIS in Engineering Academy. Today the topic of our discussion is accuracy assessment of satellite based climate data. जो हम वाइल्ड स्टडी क्लाइमेट डाटा लेते हैं वो कितना एक्यूरेट है, इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं। तो हम उन पैरामीटर्स को पहले वन बाय वन डिस्कस करेंगे, देन हम उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे कि उनके रिजल्ट्स कैसे हमारे एक्चुअल वैल्यूज़ को अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट पैरामीटर जो कि हमारे डाटा की एक्यूरेसी को डिटरमाइन कर सकता है, दैट इज़ कोरिलेशन। कोरिलेशन एज इट इज़ डिपिक्टेड फ्रॉम द नेम कि कोरिलेशन रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को बिटवीन टू वेरिएबल्स। वाइल्ड स्टडी अगर हमारे पास 2 वेरिएबल है, उनके दरमियान कितना स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, उनके दरमियान कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए जो हमारे पास पैरामीटर है दैट इज़ कोरिलेशन। कोरिलेशन अब 3 तरह से हो सकता है कि सम टाइम इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, सम टाइम इट इज़ वीक एंड सम टाइम 2 पैरामीटर के दरमियान या 2 वैल्यूज़ के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो उसको हम नो कोरिलेशन कह सकते हैं। जो पॉजिटिव कोरिलेशनशिप होता है दैट इज़ इन द सेंस कि जब एक वैल्यू के इंक्रीज़ करने से दूसरी वैल्यू इंक्रीज़ करे या एक वेरिएबल के इंक्रीज़ करने से दूसरा वेरिएबल इंक्रीज़ करे, तो वी कैन से इट एज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ द GIS, इफ़ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ एलिवेशन एंड रेनफॉल, तो एज़ वी नो दैट कि जूँ एलिवेशन बढ़ेगी तो वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी। तो एक वेरिएबल के इन्हांस करने से दूसरे वेरिएबल पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, सो दिस इज़ नाउन एज पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन इज़ द एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द पॉजिटिव कोरिलेशन कि एक वेरिएबल के इन्हांस करने की वजह से अगर दूसरा वेरिएबल कम हो रहा है, दैट इज़ नाउन एज द नेगेटिव कोरिलेशन। इन केस ऑफ GIS, इफ़ आई टेक इट्स एग्जाम्पल, तो अगर हम रिलेशनशिप स्टडी करें बिटवीन सॉइल मॉइस्चर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर, तो एज फार एज द डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर विल इंक्रीज, तो सॉइल मॉइस्चर विल डिक्रीज। इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 वेरिएबल्स, सो वी कैन से इट एज अ नेगेटिव कोरिलेशन। वेयर एज देयर आर द सम वेरिएबल के जिनके दरमियान कोई भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम उनको बोल सकते हैं नो कोरिलेशन। For example, if we are studying the relationship between the soil moisture and population density, तो इनके दरमियान कोई as such connection नहीं है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं there is the no correlation or the zero relation. So first parameter is there, that is the correlation that can define the relationship between the 2 variables. If they are strongly connected with each other or the positively connected with each other, then we can say that the accuracy of the data is good. और generally good agreement के लिए values more than the 0.7 जो होती हैं उनको एक good relationship consider किया जा सकता है. They will not always be +1. Above the 0.7 can be considered as a good agreement as well. So the second parameter is the bias. नेम से ही हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि ये डिफ़ाइन करता है कि वाइल कैलकुलेशन हम कुछ पैरामीटर्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं जबकि कुछ को इग्नोर कर देते हैं। अब जिन पैरामीटर्स को या वैल्यूज़ को हम इग्नोर कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हमारे एनालिसिस है, हमारे इंटरप्रिटेशन से, दे विल ऑब्वियसली बी नॉट एक्यूरेट। तो बायस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि एक्यूरेसी ऑफ डाटा को अफेक्ट करता है। मीन्स टू से कि आप जब भी कोई डाटा ले रहे हैं, यू हैव टू गिव द इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल द वैल्यूज़ आर द पैरामीटर्स देयर। अगर आप कुछ को इग्नोर करेंगे, कुछ को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट अफेक्टेड होगी। दैट टर्म इज़ नाउन एज द बायसिंग। अगर हम इसको GIS की टर्म में देखें, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अगर हम स्टडी कर रहे हैं कोई भी इरिगेशन सिस्टम को कि उसका अफेक्ट क्या है क्रॉप डेवलपमेंट पे, तो अब वो एरियाज़ के जिनमें गुड इरिगेशन सिस्टम है वहाँ पे रेनफॉल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एरियाज़ जहाँ पे इरिगेशन सिस्टम नहीं है तो वहाँ पे हम रेनफॉल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम रेनफॉल को इग्नोर करेंगे तो इसका मतलब है वहाँ पे तो क्रॉप्स ग्रोथ होगी ही नहीं ना। तो इसलिए अगर हमें किसी भी पैरामीटर को इग्नोर नहीं करना है बल्कि एक्यूरेसी को इन्हांस करने के लिए या एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए हमें हर पैरामीटर को इक्वली इम्पोर्टेंस दे के अपने डिसीजन में उसको शामिल करना है। एनी हाउ अगर इसमें ±10% अबव और बिलो 10% आ जाता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन मोर देन ±10% हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी को अफेक्ट कर जाएगा। सो दिस टर्म इज़ द बायस।
The third one is the root mean square error. This error basically describes कि एक्चुअल वैल्यूज़ में और प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ में कितना फ़र्क है। मीन्स टू से जो ग्राउंड रियलिटी पे वैल्यूज़ हैं और जो हमने या फिर एनालिसिस के दौरान आपने एनालिसिस के दौरान जो फ़र्क आया है उनमें जो डिफरेंस आ रहा है या उनमें जो गैप आ रहा है, दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ रूट मीन स्क्वायर एरर। और रूट मीन स्क्वायर एरर जितना कम होगा इसका मतलब है कि हमारा डाटा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट है, और जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है उतना ही डाटा हमारा वीक है, या फिर हम उसको कह सकते हैं इनएक्यूरेट है। तो रूट मीन स्क्वायर एरर जो होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 0.5, क्योंकि अगर ये इससे ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है ओवर डाटा इज़ नॉट एक्यूरेट, तो हम उस पर फर्दर एनालिसिस नहीं परफॉर्म कर सकेंगे जब तक हमारे पास एक्यूरेसी प्रॉपरली एक्सेस्ड नहीं हो गई है। तो रूट मीन स्क्वायर एरर का फार्मूला दैट इज़ राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू, दैट दिस इज़ द समेशन पी आई माइनस ओ आई, वेयर पी आई इज़ द प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड ओ आई इज़ द observed value or the actual value. So whatever we have predicted उसका difference हमने निकालना है with what is the ground reality or what is the observed value there. तो without accuracy assessment we can't perform over analysis. अगर हमारी accuracy assessment की सब techniques पूरी हो गई हैं या हमारा data उन तमाम techniques को fulfill कर पा रहा है, then we can move toward the analysis. Otherwise अगर हम analysis करेंगे तो हमारे results और interpretation proper नहीं आएगी. For the further analysis in case of its practical term, प्लीज़ फॉलो ओवर नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे एक्सेल में हम ये एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।